अस्सलाम वालेकुम। मैं रुखसार हसन, मैं हूं गुलजार, मैं मोहम्मद। आप देख रहे हैं जी ऑथेंटिक रिएक्शन यूट्यूब से। हम आपको अपने चैनल पर दिल के ताक रहने से वेलकम करते हैं। अगर आप देखना चाहते हैं ऑथेंटिक वीडियो तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। उम्मीद करते हैं आप खैर होंगे, यूएस पे मुस्कुराते रहे। तो चलते हैं आज की वीडियो। आज की वीडियो का टाइटल है इस पाकिस्तान इकोनॉमिकली स्ट्रॉन्ग। तो सारे लोग की ये वीडियो है, सबसे पहले देख लेते हैं वीडियो, फिर देते हैं अपना ऑथेंटिक रिएक्शन। नमस्कार दोस्तों, डीडी रिएक्ट के एक और रिएक्शन वीडियो में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आलोक। तो आज जो वीडियो मैं आप लोगों के साथ देखने वाला हूं और जिस वीडियो पर मैं रिएक्शन देने जा रहा हूं वो वीडियो है कैटलिस्ट रिकॉर्ड्स का और इसका टाइटल है इज पाकिस्तान इकोनॉमिकली स्ट्रॉन्ग, व्हाट इज द इकोनॉमी ऑफ पाकिस्तान इन 2030। बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल है कि इस समय पाकिस्तान जो है अपनी सबसे बड़ी इकोनॉमिक क्राइसिस से जूझ रहा है और इस पर बात की जाएगी कि क्या पाकिस्तान की इकोनॉमी स्ट्रांग होगी 2030 तक, क्या होगा नहीं होगा। तो चलिए देखते हैं भाई पाकिस्तान के लोग क्या जवाब दे रहे हैं। मुझे बड़ा इंटरेस्ट आ रहा है इस पूरे सवाल जवाब में। चलिए देखते हैं। बाबर सर, आज हम आपके लिए सवाल लेकर आए हैं। मुझे ये बताइए कि इंडिया एशिया की तीसरी बड़ी इकॉनमी बनने जा रहा है, लेकिन पाकिस्तान को अगर हम देखें तो पाकिस्तान गिनती में नहीं है। आपको क्या लगता है पाकिस्तान के अंदर क्या इतना पोटेंशियल है कि हम आने वाले 10 सालों में इस इंडिया की इकॉनमी को बीट कर सकें? नहीं, सबसे पहले जो है ना हमारे हुक्मरानों का ना ये मसला है कि इनकी आपस में लड़ाई है। ये अवाम की तरफ इनका बिल्कुल फोकस नहीं है। ये आपस में लड़ के जो भी आता है वो कहता है कि हमारे ख़जाने जो है ना खाली हैं। ठीक है, पिस्तौल हम लोग रहे हैं। ठीक है, बिल्कुल। तो आप भी इतना, मैंने 42 ईयर मेरी ओल्ड एज है, लेकिन मैंने कभी भी इस किस्म के हालात नहीं देखे। बचपन से लेकर गुर्बत में भी रहे हैं। ठीक है, हम लो तबके के लोग हैं, लेकिन फिर भी हमने इतनी महंगाई नहीं देखी ज़िंदगी में। जब हम छोटे थे ना हमारे पास कुछ भी नहीं था, लेकिन फिर भी हम सुकून से सोते थे, खा के सोते थे। अब हमें ये नहीं पता चलता कि हम कमा भी रहे हैं और हमने खाना भी है कि नहीं खाना। मुझे नहीं लगता कि 10 साल में भी जो सिचुएशन अभी करंटली हमारे मुल्क की चल रही है, कोई आने वाले कोई 20-25 साल भी ये कोई स्टेबल हो पाएगा। क्योंकि जो हमारी पॉलिसीज़ हैं, जो हमारी फॉरेन पॉलिसी हैं, जो हमारी फाइनेंशियल जो हमारी इस टाइम सिचुएशन है, तो 20-25 साल तो हमें स्टेबल होते होते लग जाएंगे। तो इंडिया इज़ लगा लो कि थर्ड क्या, वो तो नंबर 1 भी कोई आने वाले 2-4 सालों में वो नंबर 1 भी हो जाएगा। जी डेफिनेटली हमारे पास तो एबिलिटी उनसे काफ़ी ज़्यादा है, क्योंकि हमारे पास अच्छी वर्थ मौजूद है भारत के मुकाबले में। मगर हमारे पास जो बुनियादी हमारी जो लगता है कि हमारे पास अगर इतनी पोटेंशियल होती तो अब तक हम लोग ऑलरेडी इकोनॉमी अपनी स्ट्रॉन्ग ना कर चुके होते। नहीं, पोटेंशियल तो है, ऐसी बात नहीं है। उसका यूज़, उसका इस्तेमाल हमारे पास नहीं है। हमारा जो है ना प्रॉब्लम्स है कहीं, हमें वो प्रॉब्लम तलाश करनी पड़ेंगी। और डायरेक्टली कोई आके मीडिया पे कह नहीं सकता कि भाई क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। उसके जो बुनियादी वजूहात हैं वो मैं आपको बताऊं कि 1947 में भारत और पाकिस्तान दोनों बेक वक्त आज़ाद हुए। एक दिन का फ़र्क है और उनकी कंट्री बड़ी ज़रूर है, मगर वहाँ पे जो है ना ये नहीं है कि वो लोग हमसे ज़्यादा एबिलिटी वाले थे। हमारी एबिलिटी उनसे ज़्यादा थी, मगर वहाँ पे मुसलसल कंसेक्यूटिव 35 ईयर जमहूरियत रही है। नहीं, जमहूरियत तो स्टिल आज तक जमहूरियत रही है, मगर कंसेक्यूटिव एक हुकूमत रही है, कांग्रेस की हुकूमत रही है 35 ईयर। उसके बाद कोई अपने तरीके से मुल्क को लेके चले, बिल्कुल चलें। और उन्होंने तकरीबन 15 साल बीच में देवी गौड़ा लाइक वाजपेयी वगैरह, इनके आते हुए थोड़ा सा हुआ था प्रॉब्लम। उनको 15 साल प्रॉब्लम गुजरा है उनका। उसके बाद मुसलसल अब ये बीजेपी आ गई और ये 20 साल से रूल कर रही है। तो कंसेक्यूटिव एक पार्टी का रूल होना ही उनकी कामयाबी है और एक तसलसल के साथ उनकी डेमोक्रेसी आप कहना चाहते हैं कि जी डेमोक्रेसी उनकी मजबूत है, हमारे मुकाबले में बहुत मजबूत है। The reason for India's being economically strong is the majority government and a stable government that's been for 10 years, 15 years, I mean same party government, and they keep working on similar policies. Here in Pakistan, that's exactly what we need. Not just we need a good, strong leadership. We also need some sincere leaders who would work
for the development of Pakistan, and not the type of guys who would come and lag Pakistan behind, because infrastructure building gives jobs. Exactly. And it creates jobs. Road building, hospital building, universities, it gives not just education to the nation, it gives jobs. And therefore, if we had a leader that was doing lots of development works in Pakistan, I personally feel that they would actually make Pakistan become an advanced economy like Malaysia. May not be as strong. India is not very strong. I've been there personally. If you look at if you've been there personally, what was your experience? What have you experienced? Their people, are they, they are helpful, or are they very extremist, as our media shows us? So, what was your experience being in India? Actually, in India, I had a good experience. People, one thing that amazed me was even the rickshaw drivers spoke English. And that means they welcomed the foreigners. They were accessible to people. They had hotels, they had built their tourism. And people, besides what governments say to you, and people were actually very friendly. मुझे ये बताएं कि आपको क्या लगता है आखिर वजह क्या है? वजह सबसे पहले ये महंगाई की वजह। कोई भी हमें सपोर्ट नहीं करता, कोई भी हुक्मरान जो है वो ये नहीं चाहता कि पाकिस्तान की इकॉनमी जो है ना खुशहाल हो। अगर वो हमारी तरफ देखेंगे तो फिर ना वो सिर्फ हमारे वोट लेते हैं, उसके बाद गायब हो जाते हैं। कभी भी हमारे डोर टू डोर आते हैं, ठीक है, 5 साल बाद कह लें, 4 साल बाद कह लें, उसके बाद हम खुद उनको इंट्रोड्यूसिंग करवाते हैं कि जी जनाब मैं वहाँ पे रहता हूँ, ठीक है। उससे पहले उन्हें हर चीज़ का पता होता है कि हम किस जगह पे रहते हैं, हमारा नाम क्या है, सारा बायोडेटा बगैर किसी ID कार्ड वगैरह पे बोर्ड आ जाते हैं ना, जो स्लिप होती है। लेकिन डोर टू डोर राशन नहीं आ सकता किसी गरीब के घर। बिल्कुल ऐसे ही है। अगर उसकी स्लिप आ सकती है कि हमें वोट डालें, तो ये मैं तो यही कहूँगा कि अगर मेरा काफ़ी सारी रीज़न्स हैं, कोई एक स्पेसिफिक एक रीज़न नहीं हम कह सकते। इसके पीछे हमारे लीडर्स भी हैं, इसके पीछे हमारी पॉलिसीज़ भी हैं, हमारी इंडस्ट्री भी है, और हमारे पास कोई इतनी मशीनरी भी कोई इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं है, और हमारा IT सेक्टर भी उतना स्ट्रॉन्ग नहीं है। तो एक नहीं, मल्टीपल रीज़न्स हैं इसकी, जो सा हम काफ़ी इंडिया से लैग कर रहे हैं बिहाइंड। तो आपको क्या लगता है कि इंडिया ने अगर अपनी डेमोक्रेसी स्ट्रॉन्ग की हुई है और वहाँ के कोई भी इदारे हैं, जो भी इंस्टीट्यूशंस हैं, वो किसी भी काम में इंटरफेयर नहीं करते, हर कोई अपना काम कर रहा है, ये चीज़ कैसे डेवलप होती है लोगों में? ये तो तालीम से ही हो सकती है। तालीम के बगैर तो कुछ भी पॉसिबिलिटी नहीं है। तालीम का सर्कल यहाँ पे भी काफ़ी है मजबूत, मगर कुछ हजारादारी है यहाँ पे, जागीरदाराना सरदाराना निज़ाम हमारे कुछ जगहों पे चल रहा है। जैसे आप बलूचिस्तान में जाते हैं तो वहाँ पे सरदारों का निज़ाम चलता है, पंजाब में आ जाएं तो वहाँ जागीरदारों का चलता है, सिंध में चले जाएं तो वहाँ वडेरों का चलता है। इसी तरह आप अगर पेशावर साइड पे जाएं तो वहाँ खानों का चलता है। तो ये निज़ाम कुछ लोगों के होल्ड में है, इसको बदलने की ज़रूरत है। सबको एक लाइन में लाना पड़ेगा। बिल्कुल सही। एक जैसा निसाब तालीम होना चाहिए। अब कोई एक जैसे राइट्स होने चाहिए, हकूक़ होने चाहिए। बिल्कुल एक जैसे राइट होने चाहिए। है प्रॉब्लम इंडिया में भी है, मगर इंडिया ने मुसलसल जो है ना एक उसको कवर किया है। और हम, मेरे हिसाब से सबसे बड़ी प्रॉब्लम पता है क्या आप लोगों की है? सबसे बड़ी प्रॉब्लम वो है कट्टरवाद वाली सोच और एजुकेशन की कमी। वैसे एजुकेशन गारंटी नहीं है कि आप कट्टरवाद की तरफ आकर्षित नहीं हो जाएंगे या कट्टर नहीं बन पाएंगे, लेकिन फिर भी एक रहता है कि चलो पढ़ा लिखा आदमी है तो शायद ठीक हो जाए। दूसरी चीज जो ये जागीरदारी वाली प्रॉब्लम है ना, कि हम जी चौधरी हैं और सब मेरे गुलाम हैं, ये जो पंजाब वाले एरिया की मानसिकता है कि रूलर हम हैं, बाकी सब जो हैं वो सब हमारे मातहत हैं। बलूचिस्तान में यही हो रहा है। बलूचिस्तान से आप गैस निकालते हो, बलूचिस्तान से आप सोना निकालते हो, बलूचिस्तान से आप तांबा निकालते हो, बलूचिस्तान से आप मछलियां निकालते हो। बलूचिस्तान के लोगों को वापस देते क्या हो? आप कुछ नहीं देते। ना वहां के बच्चे पढ़ रहे हैं, ना वहां पे स्कूल ढंग के हैं, ना कॉलेजेस ढंग के हैं, ना यूनिवर्सिटीज ढंग की हैं, ना इंफ्रा ढंग का है, ना बिजली है, ना पानी है। मतलब एक वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट, कहीं में वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट थी या पता नहीं किसकी रिपोर्ट थी,
कि भाई वहाँ पे 80% लोगों के पास साफ पानी पीने को नहीं मिलता नहीं है, और लोग मर रहे हैं। वहाँ पर इतनी बीमारियां हो रही हैं गंदा पानी पीने की वजह से बलूचिस्तान में कि लोग मर रहे हैं, लेकिन किसी का कोई ध्यान नहीं है। बड़ी बड़ी बीमारियां हो जा रही हैं लेकिन किसी का कोई ध्यान नहीं। तो ये जो है ना कि जी हम एक खास वर्ग है, बस वही सारी सुविधाएं लेगा, राजा महाराजा की तरह रहेगा, बाकी जाए भाड़ में, पैसा बस निकालते रहो उनसे, चूसते रहो उन्हें, शोषण करते रहो। ये सबसे बड़ी दिक्कत है आपकी, और ये वहां के हर पॉलिटिशियन में आज से नहीं 75 साल से उठा के देख लीजिए, वो चाहे सेना वाला रहा हो चाहे सिविल रहा हो, देख लीजिए वहाँ तक अब नहीं पहुँच सके। हमारे लिए प्रॉब्लम चल रही है। आप मुझे ये बताएं कि अगर हम इंडिया की बात करें तो इंडिया ने इतना ग्रो कैसे कर लिया, आगे इतना कैसे चला गया? इंडिया का जो है ना, मैं कोई उसमें ना आंसर नहीं दे सकता, क्योंकि जिस मुल्क में हम रह रहे हैं हमें तो उसका ही पता है, ठीक है। तो हम तो यही दुआ करते हैं। हम ये तो जानते हैं ना कि एक मेजर डिफरेंस हम में कायम हो गया है, क्योंकि वो भी जो है ना एजुकेशन का वो जो है ना वो फोकस करते हैं उस पर, जो मेरा ख्याल है, ठीक है। तो हमारे बच्चे जो अगर एजुकेशन की तरफ जाएं भी तो महंगाई की तरफ से पीछे रह जाते हैं, ठीक है। हम ना अच्छे स्कूलों में दाखिल करते हैं, हमारे बच्चों को तो उर्दू भी नहीं आती सही, बल्कि हमें भी नहीं आती सही कई दफ़ा, ठीक है। तो उनका बच्चा देखें, छोटे से छोटा बच्चा हो, उनका जो कैसा स्टैमिना है, वो इतनी अच्छी स्पीच करते हैं टेलीविज़न पे, इतने अच्छे वो ना अप्रिशिएट करते हैं अगर कोई मोटिवेट करते हैं। हाँ जी, कि अगर कोई कामयाब है ना, अगर उसमें कोई टैलेंट है तो वो आगे लेके आते हैं, हमारे जो है उसको कैद कर देते हैं। मुझे ये बताएं कि किस तरह से हम अपने अंदर एक बेहतरी तलाश कर सकते हैं। हम अगर इंडिविजुअली ठीक हो जाएंगे तो मुझे लगता है कि हमारी जो पूरी कौम है वो बेहतर हो जाएगी, अगर हम अपने आप को ठीक कर लेंगे। क्योंकि ये अगर एक इंडिविजुअल अपने आप को ठीक करता है तो वो ऑटोमेटिकली पूरे जो सा हमारे रीजन उस पर जो सा उसका इफ़ेक्ट आता है। तो मुझे लगता है कि बजाय ये कि हम दूसरों को इस पर पॉइंट आउट करें, हम अपने आप को अगर बेहतर कर लेते हैं तो बेहतर, क्योंकि हम में से ही लीडर्स हैं जो कि आगे आएंगे। तो अगर हम अपने आप को बेहतर करते हैं तो फ्यूचर में अच्छी ग्रोथ नज़र आ सकती है। बिल्कुल, thank you so much. Okay, so the people were actually very friendly. I have a question in my mind that what do you think in Pakistan, what are we lagging in that we are not developing in that context? What do you think, what is your opinion about that? I feel Pakistan has lots and lots and lots of potential, and our Pakistanis from abroad can also come in and put some new industries and everything if the environment to do business was actually suitable. Okay. A few years ago I came back to Pakistan and the same city Lahore was so vibrant, roads were so new, fresh, everything. Now I've come back after 4 or 5 years and it's So peaceful. Lahore's run down though. Okay. It needs to be continually developed, yes. Okay. When I went back last time, I was telling everybody that Pakistan is like Lahore I came to. It's a 22nd century city now. But I've come back to see after 4 years or 5 years that it's actually gone back, not forward. So when this happens, then countries don't make development or progress, you know. Okay. Yeah. Otherwise, our Muslim countries like Malaysia, Dubai, the other countries, you know, like I've been to quite a few countries and they've been very good. Okay. And the reason why they've developed so much, I mean, we went to Indonesia and Malaysia a few months ago, and it's beautifully developing. Okay. We should have been much better than them if we stayed at the same pace as we were doing 4 or 5 years ago. But it's gone backwards. Okay, I got that. Malala ma'am, I want to ask you the question: being welcoming, being friendly to a foreigner, how important it is? It is very important, of course. If you have the facilities, if your hotels, your I mean, like you know, your government preserves the like you know, state assets Exactly. and historical places,
and then they make them accessible or cheaper for tourists to visit and actually work on them. We went to Italy the other time, to Pompeii, and we saw that even though it's a city that's come out of the ashes, they've dug out, but they were fixing it up. Here you go to this Shalimar, such a beautiful place, but it needs work. It needs work. Yeah, even masjid. It needs care. Yeah, it needs lots of care. Same thing is even if you were not simply in Lahore and you were outside, it would still need all the other areas as well. They need maintenance. Exactly. They need looking after, and that would draw the customers. Plus, making the visa easy. The visitor also would like to come, would love to visit again and again, and that would be very helpful for the country. I tell you, I had such a bad experience just yesterday when we were coming, that my husband wasn't allowed to get on board because we went to Pakistan embassy and we were given wrong information that as a US citizen or as a British citizen, you don't need a visa, you would get a visa upon arrival. Okay. But we paid for the flights and family now split. Your husband has to go back? He had to go back and fly class. You know, it was no show, all the money gone, and it's very, very annoying. And Obviously it is. if at the airport they had first, if Pakistan embassy had given us correct information, then at the airport it was made easier. The visa system was easier, and you didn't have to go through the rigmarole of electronic ticket first, then you board the flight, then you come here, then you get another visa upon arrival. That's too much, too many things. Yeah, exactly. And make the visa system easy, let the tourist come. Make the visa system free for the foreign people, let them So that they come. so that they could come. Right. Thank you so much. Otherwise, I tell you, lots of people were in the plane and there were no seats. That means that people are loving to come back to Pakistan, but system have to be good for them as well. Visa system राइट, especially. थैंक यू सो मच। जी व्यूअर्स, हमने आज लोगों से ये बात की कि उनको क्या लगता है, हमारी आवाम को क्या लगता है, पाकिस्तान को क्या लगता है कि आने वाले 10 सालों में क्या पाकिस्तान के पास इतना पोटेंशियल है कि हम इंडिया को इकोनॉमिकली बीट कर सकें या नहीं। इसके बारे में मैंने जाना लोगों का ओपिनियन, उनका ओपिनियन आप तक शेयर भी किया। उम्मीद करती हूँ आज की वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी। अगर हमारे अपने ओपिनियन की बात की जाए तो मैं तो यही कहना चाहूँगी कि अगर हमारे लीडर्स और हमारे जो है हुक्मरान और हमारे जो सरकर्दा लोग हैं, करता धरता है, वो अगर बेहतरीन तरीके से परफॉर्म करें और अपनी जितनी भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं उनको बहुत ही ज़्यादा जो है ईमानदारी के साथ परफॉर्म करें, तो मेरे ख्याल में हम लोग काफ़ी हद तक बेहतरी की तरफ जा सकते हैं। इसी के साथ चाहूँगी आपसे इजाज़त, आप नादिल को दी इजाज़त और देखते रहे कैटलिस्ट रेकॉर्ड्स। लेकिन जाने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, हमारी वीडियो को लाइक कर लें और अगर आप कुछ शेयर करना चाहते हैं, हमें कुछ बताना चाहते हैं, अपना ओपिनियन देना चाहते हैं, कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए मज़ेदार से टॉपिक के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। चलिए दोस्तों, वीडियो ख़त्म हो गया और मैं तो ये कहना चाहूँगा कि इस सवाल के जवाब में ये कहना चाहूँगा कि अगर अभी से वॉर लेवल पे पाकिस्तान अपनी इकोनॉमी सुधारने के लिए काम करे और ये सब कुछ करे, तो उसे मिनिमम 50 साल लगेंगे। अभी जो भारत की मौजूदा स्थिति है 3.5 ट्रिलियन के आसपास, 50 ईयर्स लगेंगे तो शायद यहां पे पहुंच पाए। शायद 50 साल की बात कर रहा हूं, और तब तक इंडिया पता नहीं कहां पहुंच जाएगा, ये तो सब आप जानते ही हो। तो ये अब गैप इतना बड़ा हो गया है कि इसे भरना बहुत मुश्किल है। इसका एक एग्जांपल देता हूं मैं। जितना हमारा फॉरेक्स रिजर्व है ना, 600 बिलियन प्लस है, उतनी तो आपकी इकोनॉमी नहीं है। उसके आधे में है आपकी इकोनॉमी। हमारी इकोनॉमी तो छोड़ दीजिए, हमारा जो फॉरेक्स रिजर्व है उसके आधे में नहीं हो आप। हमारे जो सिर्फ मुंबई की इकोनॉमी होगी उसके बराबर भी नहीं हो आप, बिलियन में हो, 300 350 बिलियन। आप समझ रहे हो कि आप कहां पर हो। अगर आपकी इकोनॉमी थोड़ी बहुत भी अच्छी होती, थोड़ी बहुत की बात कर रहा हूं, तो आपको ये कर्जे मांगने के लिए दर दर भटकना ना पड़ता। कभी चाइना, कभी सऊदी अरब, कभी IMF। IMF तो आपको नचा रहा है, लिटरली नचा रहा है।
IMF कह रहे कि अच्छा ये करो, हाँ कर दिया, नहीं नहीं मजा नहीं आया यार, अब ये भी करो, वो भी कर दिया। अच्छा सोचते हैं 2 दिन बाद फिर कहता है अच्छा गैस के दाम बढ़ा दो यार, तब देखेंगे। आप सोचिए ये हालत कर रखी है IMF ने आपकी, और धीरे धीरे आप IMF के ट्रैप में फंस चुके हो, यकीन मानिए फंस चुके हो आप। और एक बार जब आप कर्ज कर्ज के चक्कर में फंस जाते हो, निकलना बहुत मुश्किल है अगर आपकी कमाई नहीं है तो। और पाकिस्तान की कमाई बिल्कुल नहीं है। पाकिस्तान में जो कमाई कैसे होगी? आपका मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर इतना बढ़िया हो, आपके सर्विस सेक्टर बढ़िया हो, आपका कहीं भी कुछ भी नहीं हो रहा, बहुत मिनिमम है, क्योंकि 75 साल में उस पर ध्यान दिया ही नहीं गया। सरकारों ने, सेना ने सिर्फ अपनी जेब भरी है। लोगों को रोजगार मिल रहा है, नहीं मिल रहा है, लोगों को नौकरियां मिल रही हैं, नहीं मिल रही हैं, लोगों के लिए सुविधाएं मिल रही हैं, नहीं मिल रही हैं, फैक्ट्रीज लग रही हैं, नहीं लग रही हैं, कोई मतलब नहीं है उससे। और इसके लिए आप लोग जिम्मेदार हो। आप लोगों ने गलत होते हुए को रोका नहीं। अभी भी अगर आपको लगता है कि इमरान खान सच्चे पाकिस्तान को ठीक से ले जा सकते हैं, तो भाई शहबाज को कैसे बिठे रहने दिया गया है PM पर? सड़कों पर निकलो आप लोग, उनको उतार के फेंक दो, इमरान को लेकर आओ। तो आप लोग बैठे रहोगे चुपचाप, कुछ करोगे नहीं और सोचोगे कि सब ऊपर वाला करके आपको दे दे, मुंह में खिला दे आपको चम्मच से। तो ये तो नहीं होगा बॉस। और यही आदत आपकी 75 साल से है जो आपको डुबो रही। तो जल्दी मिलता हूं एक और नए वीडियो के साथ। नमस्कार, जय हिंद। रुखसार भाई, मैं आप एक सवाल पूछना चाहता हूँ। हमारी आवाम ने भी सवाल दिए, सवाल के जवाब दिए हैं कि कैसे पाकिस्तान ग्रो कर सकता है, और हम तीनों भी बैठे हैं, अपने अपने क्वेश्चन हम पेश करेंगे कि कैसे पाकिस्तान तरक्की कर सकता है। पहले हम पूछेंगे रुखसार भाई से कि पाकिस्तान किस तरीके इंडिया का मुकाबला कर सकता है। पहली बात तो यह भाई गुजार है कि आप किसी से अपना कंपैरिजन कभी ना करें। आपसे जो आप है ना वो कोई भी नहीं है। सबसे पहली बात ये मेंटालिटी खराब है कि आप अपना कंपैरिजन दूसरों से करना शुरू कर देते हैं। हो सकता है श्रीलंका, मेरी बात सुन ले भाई खूब, आप मेरी बात पिक नहीं की है कि जो आप हैं वो कोई भी नहीं है। ये हकीकत है कि आप जब भी इंसान एहसास से कमतरी का शिकार तब होता है, इंसान एहसास से कमतरी का शिकार उस वक्त होता है जब अपना कंपैरिजन किसी दूसरे से करना शुरू कर देता है। अपने पास जो चीज़ें हैं उनको अवेल करके उनको यूज़ करें, अपनी एबिलिटीज़ को यूज़ करें, अपना कंपैरिजन दूसरों से मत करें। आप बेमिसाल हैं। आप अगर गरीब भी हैं तब भी आप बेमिसाल हैं। मेरी बात आप समझिए नहीं। मैं समझ क्यों आप कह रहे हैं कि हम किस तरह का, मैं वही जवाब दे रहा हूं। आप बात मेरी नहीं समझ रहे, बात उधर ही आ रही है। आप मेरी नहीं समझ रहा है कि आप जिस हालत में भी है ना आप बेमिसाल हैं। बिल्कुल आप बेमिसाल है। आपका कोई कंपैरिजन नहीं, भूखे भी हैं तब भी आप बेमिसाल है। ये चीज़ जब आपके ज़हन में सबसे पहले निकल जाएगी ना कि वो तो हमसे बहुत ऊपर, हम तो अब कुछ कर ही नहीं सकते, यही चीज़ आपको नीचे लेकर जा रही है। जब आपके ज़हन में ये चीज़ हट जाएगी ना कि वो तो हम पे से बहुत ऊपर चले गए, वो तगड़े हैं, वो हमको कर नहीं सकते, हम बस हो ही नहीं सकता। ये मेंटालिटी चेंज करनी होगी कि हम कुछ कर नहीं सकते। भाई हमें फिर ये पता चलेगा कि हम कुछ कर भी नहीं ना सकते किसी का मुकाबला। हमें पता चलेगा यार पहले मुकाबला तो बाद में किया जाता है, पहले कुछ करें। पाकिस्तान के इस वक्त जो हालात हैं उसको कुछ सोचना पड़ेगा कि वो नीचे से नीचे जा रहे हैं ना भाई। ये अगर आपने कंपैरिजन करना ना गुलजार इंडिया का, तो वो चाइना के साथ अगर कहीं ना कहीं मिलता है, कहीं ना कहीं उधर हो सकता है। मेरा हमारे यहाँ नहीं कंपैरिजन। इंडिया और पाकिस्तान का कोई मुकाबला नहीं, इंडिया और चाइना का कोई मुकाबला नहीं। बिल्कुल वो अपनी जगह पर चाइना तो मैं बात क्या समझा रहा हूं? वो भी तो यही बात कर रहा है। हमें जब तक अपने आप शऊर नहीं आएगा, अपने अंदर शऊर कब पैदा होगा? मेरा ये सवाल है कि पाकिस्तान इस क्राइसिस से कैसे निकल सकता है? सबसे पहले आप जितने भी हुक्मरान ना, मैं ये बात करना नहीं चाहता, जितने भी हुक्मरान हैं, हमारा शहबाज, हमारा जरदारी, जितने सबसे पहले 2 खानदान समेत, मैं तो ये भी कहता इमरान खान को भी रगड़ा लगा दो, सबसे पहले रगड़ा लगा दो, सबको खत्म करो। ये सियासत हमारे जमहूरियत हमारे मुल्क में चल ही नहीं सकती। मैं हकीकत बात है, 75 साल हो गए हमारे मुल्क में जमहूरियत हो रही है। यकीन कीजिए हमारे
हमारे मुल्क में जमहूरियत नहीं है, हमारे अंदर जो है ना वो बादशाह भी नहीं, पता नहीं क्या निज़ाम है, मुझे आज तक समझ नहीं आता यार। सदारती निज़ाम आएगा ना, एक बंदा सदारती निज़ाम आएगा तो तब जाके कुछ सही ठीक होगा। मैं भी इस चीज़ का कायल हूँ कि यह जमहूरियत पाकिस्तान में चलने वाली नहीं है, मैं ये देख चुका हूँ ना अब ना ही कोई 100 साल 50 साल बाद अगर ऐसे चले तो मैं तो रुखसार भाई ये बात करना चाहता हूँ, जो भी लीडर जैसा भी ईमानदार लीडर अभी भी आ जाए ना तो कुछ क्या कर मेरी तो सुनो, कुछ भी नहीं देगा। मैं मेरा सवाल मेरे जवाब सुनो भाई, कितना भी ईमानदार आए चाहे कितना भी कोई सच्चा हो, वो इस वक्त पाकिस्तान को क्राइसिस से मुश्किल से नहीं निकाल सकता। आपने एक मिसाल सुनी, मैं ये बात करना चाहता हूँ जो पूरे सियासतदान हैं, जो उनकी जायदाद बाहर पड़ी हैं, जैसे नवाज शरीफ जरदारी हैं, चाहे इमरान खान है, जितने भी जो ओवरसीज है पाकिस्तानी, उनको चाहिए कि पाकिस्तान की मदद करनी चाहिए, वो अपना रिजर्व पाकिस्तान में पैसे भेजे, बड़े बड़े सियासतदान, मैं आपको बात कर रहा हूँ, उनकी जायदाद है भाई, जायदाद है वो सारी पाकिस्तान में लाए। और जो बड़े बिजनेसमैन पाकिस्तान के बड़े बड़े मुल्कों में, जैसे अमेरिका में, जैसे एक बड़ी जगह पे हैं, जापान में भी हैं, उनको चाहिए कि वो इन्वेस्टमेंट, ये नहीं हो सकता, ये अब वो बात हमारी हुकूमत के ऊपर इतबार कोई करेगा ही नहीं कर सकता। सबसे पहले सबसे बड़ी जो गंदी का वज़ीर आज़म ये, और अवाम को भी कुछ शऊर देना चाहिए कि ये दगा देने से अवाम के शऊर का आज रात को गुलजार तुझे पता चल जाएगा, रात 9 बजे पता चल जाएगा। अगर शऊर हुआ तो पीटीआई जीतेगी, अगर शऊर नहीं हुआ तो नवाज शरीफ जीतेगा, क्योंकि हर आदमी को पता है कि वो करप्ट टोला है। अब बच्चे के जेल में ये बात आ चुकी है, हमारे तक जो इतलात आ रही हैं, जो हल्के है ना नून लीग के, उनके अंदर भेजी बोरियों के साथ राशन भिजवाया जा रहा है, रात से शुरू हो चुका है, और डीजल सस्ता कर दिया, पेट्रोल सस्ता कर दिया, सिस्टम खत्म करना पड़ेगा भाई, यही बात है ना। सिर्फ और सिर्फ बोरियों के साथ पैसे आज जो इलेक्शन हो रहा है मेरे भाई गुलजार, 17 तारीख का इलेक्शन स्टार्ट हुआ है, इसमें नून लीग को जिताने के लिए शहबाज शरीफ ने पेट्रोल और डीजल भी सस्ता कर दिया, सब्जी सस्ती कर दी है, हर खानदान को घर को हर वो थोड़े से आपने मजे के लिए नहीं बात, मेरा भी यही मतलब है, अगर आज राशन लेके मार बेचेंगे ना ये अवाम, फिर कभी इसकी ये खता है, तो फिर जो नवाज शरीफ इस पर नाज़िल होना, कितनी देर राशन खा लेंगे, 10 दिन 20 दिन 1 महीना राशन खा लेंगे, बाद में क्या करेंगे यार। बात ये मैं मुझसे ये बात करता हूँ, ये देखें कि जब जिस घर में जितने ज्यादा, वो कहते हैं जितने ज्यादा सलाह देने वाले होते हैं वो उतना ज्यादा मसला खराब होता है। मैं तो ये चाहता हूँ सिर्फ एक सदर हो, 4 गवर्नर हो, 4 गवर्नर, जिससे पाकिस्तान 4 सूबे हैं, सारा सदर के पास कंट्रोल हो, इख्तियार उसका हो, और जो वो फैसले करे उसको, हाँ चाहे वो गलती करे वो मानेंगे, गलती करे। भाई आपके क्वेश्चन खराब, चाहे वो पाकिस्तान को डुबो दे, ऐसी कभी मिसाल है, जरदारी सदर बना बेनज़ीर की वजह से, उसने डुबोया नहीं तो क्या किया, तो फिर यही बात है ना, उसने 5 साल डुबोया नहीं, यार और सदर वो नहीं था, आपको नहीं पता, ये सदर पाकिस्तान यार सदर के इख्तियार आदमी, वज़ीर आज़म के इख्तियार, हमारे अंदर फेक डेमोक्रेसी है, हमारे अंदर, वही मैं बात कर रहा हूँ। अगर इमरान खान सदर पाकिस्तान बनते हैं तो वो किसी की नहीं मानेगा, घंटा में नहीं कर सकते, मेरा भाई वो सब कर सकेगा, कर सकेगा, हमारे नहीं उसको साथ देंगे तो फिर अकेला क्या तो इदारों पे काम करेगा मेरा भाई, वो सदर बन के उनको कंट्रोल करेगा। इतना उलझ गया हूं सियासतदानों अपनी डेमोक्रेसी से, सिर्फ एक गोली हो, और ये जो जितने बड़े सियासतदान नहीं बात एक ही लाइन में खड़े हो, मुझे दूसरी गोली भी जाया ना करनी पड़े। हकीकत बात है, इतने जलील और कमीने लोग हैं, और उनसे बढ़कर कोस रहे, तू कुछ भी नहीं कर सकता, गाली निकाल सकते हैं हम इधर बैठ के, कोस सकते हैं, नहीं करना चाहता, इतने फर्क नहीं पड़ने वाला। पार्लियामेंट में जो ये शहबाज शरीफ और सारी कबीना बैठी होती है ना, जहाँ ये इजलास करते हैं, बिल्कुल वहाँ मैं तो कहता हूँ कोई ऐसा बम फेंका जाए, उधर नड़ीवे नाम अल्लाह के लिखे हो, नबी के लिखे हुए, वो भी आम नहीं कर भाई,
पार्लियामेंट वो भी हम नहीं कर ये सकते। इजलास करते हैं जो 12:30 पार्टी बैठती है। आप अदब की जगह देखे ना, पार्लियामेंट हाउस एक अदब की जगह है और भाई हमारी जहाँ किस्मत के फैसले होते हैं। पार्लियामेंट का नाम नहीं ले रहा मैं, आप धमाका की कोशिश कर रहे हैं। सेंध हाउस में मैं ऐसा कोई कारनामा करूँ यार, ये तो हमारे एकदम दुख ये तो दुख की बात है गुलजार, लेकिन ओवरऑल ये को पता चल जाएगा। हो नहीं सकता, ये पाकिस्तान सुधर ही नहीं सकता। इस किस्से पता चलेगा जमीर फरोश इधर है तो पाकिस्तान ऐसे ही रहेगा और इसका कोई दूसरा है, इसका इलाज नहीं है। बिल्कुल भाई, ये तो बातें हम करते रहेंगे तो इसके कोई हल भी होगा ना। हल एजुकेशन हल वो ये जो आलोक सर ने बोला है ना, एजुकेशन है, आईटी है, होना चाहिए हमारे अवाम में अच्छा लीडर होना चाहिए। पहले नंबर पर अच्छा लीडर भी अच्छा, आईटी पे भी, तालीम पे भी, भाई हमें भी अपने जो अवाम है उसको भी अपनी बिल्कुल अवाम को चाहिए उस लीडर का साथ दे, शऊर भी देना चाहिए और लीडर का साथ। शऊर तो वो पैदा कर रहा है, साथ अब शऊर वो दे रहा है। उस शऊर को उजागर किसने करना है? आज अवाम ने करना, करके दिखाना है इमरान खान को हम तेरे साथ हैं। मुझसे बात भाई खूब ये है, हम इकोनॉमिकली कहीं भी मैच नहीं करते, नहीं करते बिल्कुल नहीं करते। इंडिया क्या, हम श्रीलंका जो डिफॉल्ट हम तो उसकी तरफ जा रहे हैं। ये बात आप माने या ना माने, मुझे नजर आ रहा है। ये भी हम हमारी इकोनॉमी कहाँ है, हो ही नहीं सकता। 2030 तक भी हमारे पीछे है, पीछे। आलोक साहब ने कहना कि 50 साल बाद जितनी अच्छी मेहनत भी करें तब जाकर वो सोच सकते हैं कि हमारे इधर आप गुमान कर लें कि आप हो सकता है इधर पहुंच जाए, मिनिमम इतनी हो। और ये आपके 100% भी लोग मेहनत करें तब जाकर हमारे अब जो हमें मौजूद है। दूसरी बात रही, मैं लोग सर को अक्सर कहता हूँ, लोग सर आप बहुत महान है, आपकी कौमी महान है, आपका भारत महान है, आप तगड़े हैं, लेकिन किसी का हंसी मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। कोई अगर बुरे हालात में मेरी बात सुन ले, वो वीडियो के दौरान भाई तो चलो उनके साथ पास कम इल्म कम होगा, वो पाकिस्तान से मोहब्बत के जाका कभी हम भी जाएंगे। तो उस पर जो लोग सारे वो मुस्कुरा रहे थे कि ये क्या बात कर, हो ही नहीं सकती। ये बात जो ना मैं अक्सर कहता हूँ, रब की जो लाठी होती है वो बेआवाज होती है। अगर हम के साथ में आज़ाद होकर आप हमसे ज़्यादा आगे निकल गए हैं तो इसका यह भी तो हो सकता है हम भी कभी हो सकता है आगे निकल जाए, हो सकता है मैं भी कभी शऊर आ जाए। ये चांस है ना, नामुमकिन नहीं है। मैं मिसाल देता हूँ 1996 तक पाकिस्तान इंडिया से आगे था भाई। और मैंने भाई एक बात की थी जर्मनी को कर्जा देने की, और हमारे व्यूवर को जो थे वही सोच लेकर बैठा ये तो है वैसे ऐसे पिद्दू से है, झूठ बोलते हैं। कभी जाकर रिसर्च कीजिएगा, हमने 1960 में जर्मनी को कर्जे दिए थे। अगर आपके पास सबूत नहीं तो मैं नहीं मानेंगे रुखसार, वो कभी नहीं मानेंगे। उसमें कई लोग ऐसे जो मुस्कुराते हैं। भाई तू पागल है, वो इंडियन भाई मानते नहीं, वो कहते जो हिंदुस्तान की आवाज है चाहे जितनी झूठी हो, हाला झूठ भी हो, वो दुनिया को सच होना चाहिए जो पाकिस्तान बोलते हैं। भाई ठीक है, इस वक्त हम मानते हैं अपनी गलतियां, हम बुरे, हम अभी घटिया, हम अभी लोग, ठीक है मानते हैं। लेकिन आप अपनी रब की लाठी बेवाज होती। लोग सर मैं बार बार कह रहा हूँ कि लोग सर आप वीडियो कीजिए, आप हम पर हंसिए ना, ये आपका लेवल ही नहीं है। आप एजुकेशन, अगर आप एजुकेशन अगर आप पढ़े लिखे होकर ये करते हैं कि किसी के बुरे वक्त पर आप हंस रहे हैं, आप उसके बुरे वक्त पर आप उसका मजाक उड़ाए, तो मुझे शर्म है आपकी तालीम पर, आपके लेवल पर। मैं बस इतने क्योंकि आपको मेरा सख्त लगे होंगे, लेकिन उनका रिएक्शन देखिएगा हर वीडियो में वो पाकिस्तान का मजाक उड़ाता है। ये तो बस ऐसे कीड़े हैं जैसे नाली के कीड़े हैं, हम बहुत महान हैं। इंडिया के ब्लॉगर ज़बान इस्तेमाल करते हैं, ऐसी ज़बान करते हैं, खुदा की कसम हम बताएं ना, आप भी शर्मिंदा हो जाए। आप देखते हैं ऐसे ऐसे आपके ब्लॉगर हैं, मैं वो पॉइंट आउट कर रहा हूँ जिनका हम वीडियो जो थोड़ा सा ज्यादा ग्रोइंग है। फिर आप हमें बताते हैं आप उर्दू नहीं बोल रही आती। बात सुन ले भाई, ये बात सुन ले, मैं उनको बात कर रहा हूँ जो थोड़ा सा एजुकेटेड है। जैसे मैं जो क्या समझता हूँ प्रशांत सर, उन्होंने, मैं अक्सर उनके हवाला करता हूँ, उन्होंने इतने बर्निंग इशू पर भी वीडियो कभी पाकिस्तान को टॉर्च नहीं किया, कभी पाकिस्तान की हालत पर वो हंसे नहीं है, कभी पाकिस्तान पर तंज नहीं किया। बताते भी हैं, खान सर देख लो भाई इस मसले का आप तो मेजर साहब भी ठीक बोलते हैं। क्यों करते हैं ब्लॉगर या चैनल वाले भाई अपनी रेटिंग के लिए करते हैं, आपको समझ नहीं है यार, उन्हें पता है, हमें बताने की जरूरत नहीं। जो व्यूअर हैं उससे मेरा राब्ता होता है इंडियंस का, इतना उनका अच्छा इखलाक है हमारे पाकिस्तान के यार। वो शिवाक मिर्जा बंदा देख नहीं रहा, जब वो अपना दे रहा था, अपना न्यूज इंटरव्यू दे रहा था, तो वो उस दौरान मेरे सुने कोई फर्क नहीं, हंसते रहे भाई, सारे अपने चैनल की एक दिन आएगा इंशाल्लाह ये पाकिस्तान के। और अभी तक मैं वेट कर रहा हूँ लोग सर के जवाब का
मैंने जब ये बात की थी ना लैंडिंग वाली, तो कई हमारे व्यूअर्स ने कहा था ये तो इंटरनेशनल कानून, और मैंने कब कहा ये इंटरनेशनल कानून नहीं है। मैंने ये कहा है कि इंटरनेशनल कानून है, लेकिन मैं आपकी बात कर रहा हूँ जब आप कहते हैं हमें पाकिस्तान की जरूरत ही नहीं है, तो आप आपने क्यों प्लान उतारा पाकिस्तान के? अगर हम लैंडिंग ना करने देते तो फिर भाई कोई आलोक सर के आपका किसी का कंटेक्ट है सारे लोग से, उसे ये पूछिएगा लोग सर आप जो हर वीडियो में कहते हैं पाकिस्तान की जरूरत नहीं है, हम महान हैं, हम बलाव हैं, पाकिस्तान कीड़ा है, पाकिस्तान ये है, तो आप क्यों उतारा लैंड? मैं ये मानता हूँ कि इंटरनेशनल लेवल पर उतारने का हक है, लेकिन मैं उनकी बात कर रहा हूँ वो जो कहते हैं पाकिस्तान की जरूरत ही नहीं है, क्यों उतारा प्लेन? चलो नहीं जरूरत है कोई बात नहीं भाई, हम कौन सा कह रहे हैं हमारे काम इंडिया हमारे अलावा कुछ नहीं भाई, हम मानते हैं हमें जरूरत है भाई, हमें आपकी जरूरत है, हम तजारत करने की हमें जरूरत है। हर मुल्क दूसरे का मोहताज होता है, जिस तरह आप इंडिया मोहताज हुआ था पाकिस्तान का लैंड करने के लिए, बिल्कुल हुआ था कि नहीं हुआ था, ये आप भी मानेंगे, माने या ना माने आपकी मर्जी, मैं बात सच कहूंगा। तो उम्मीद करते हैं आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी, अगर वीडियो अच्छी लगी मैं चैनल जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलता है नया वीडियो में नया टॉपिक के साथ, तब तक दीजिए इजाजत, अल्लाह हाफिज़।